स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मुगल कोर्ट डेली एक्टिविटीज़ एंड फंक्शन। मुगल दरबार में होने वाली दैनिक गतिविधियां और उत्सव त्यौहार। और उसका सबसे पहला पार्ट है इम्पीरियल थ्रोन, यानी कि राज सिंहासन। इन मोनार्किकल कल्चर्स द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट फोकस्ड ऑन द सॉवरेन। मोनार्किकल कल्चर यानी राजतंत्रीय जो संस्कृति थी जिनमें राजा का अस्तित्व ज्यादा होता था। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट, दरबार की भौतिक व्यवस्था। फोकस्ड ऑन सॉवरेन यानी कि शासक पर केंद्रित होती थी। इट मिरर्ड दैट द स्टेटस ऑफ सॉवरेन एज द हेड ऑफ सोसाइटी। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो सम्राट की छवि थी उसको जनमानस में उतारा जाए। द थ्रोन और तख्त गिविंग फिजिकल फॉर्म टू द फंक्शन ऑफ सॉवरेन। जो राज सिंहासन और तख्त इसका केंद्र बिंदु था जो कि संप्रभु यानी सम्राट के कार्यों को प्रदर्शित करता था। द थ्रोन और तख्त गिविंग फिजिकल फॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ सॉवरेन, यानी जो थ्रोन और तख्त, थ्रोन भी कह सकते हैं उसको, तख्त भी कह सकते हैं, सम्राट के कार्यों को प्रदर्शित करता था। द थ्रोन और तख्त वाज विजुअलाइज्ड एज एक्सिस मुंडी, यानी जो तख्त को प्रदर्शित किया जाता था एज ए स्तंभ या एक धुरी बोल सकते हैं हम, एज एक्सिस मुंडी, पिलर और पॉल सपोर्टिंग द अर्थ, जिसने धरती के बोझ को संभाले हुआ था। यानी राज सिंहासन तथा तख्त को ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिसने पूरी धरती के बोझ को संभाले हुआ था। यानी ये कि बादशाह की सत्ता की महिमा का बखान किया जा रहा है, यानी जो संपूर्ण जो शासन का भार था वो बादशाह के कंधों पर था। द कैनोपी ए सिंबल ऑफ किनशिप इन इंडिया सिंस टाइम इमोरियल, और छतरी का चलन था वो चिरकाल से ही भारत में चला रहा है। वाज कंसिडर्ड एज सेपरेटिंग द रेडियंस ऑफ द सन फ्रॉम द सॉवरेन। भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी को शासक की कांति को सूर्य की कांति से अलग करने के लिए यानी छतरी की महत्ता दिखाई जाती थी। कोर्ट रूल्स, इथिक्वेट्स, दरबारी नियम या शिष्टाचार के तरीके। द रूल्स डिफाइनिंग स्टेटस अमंगस्ट द मुगल एलाइट्स। मुगल एलाइट्स का मतलब होता है जो मुगल सम्राट वर्ग have been laid down clearly in chronicles। मुगल सम्राट वर्ग की जो हैसियत थी उसका वर्णन इतिवृत्तों में स्पष्ट रूप से किया गया है। The status of a person in court was ascertained by special proximity to sovereign। और हर व्यक्ति की हैसियत का पता इस बात से लगता था कि वो बादशाह के कितने नज़दीक बैठता था। बाय स्पेशली प्रोमिक्सिटी टू सॉवरेन, यानी वो बादशाह के कितना नज़दीक बैठता था। द प्लेस ऑफ ए कोर्टियर इन द कोर्ट वाज ए इंडिकेटर ऑफ हिज इम्पोर्टेंस इन द आइज ऑफ एम्परर, यानी जितना बादशाह के नज़दीक होता था उतनी उसकी हैसियत मजबूत होती थी। नो वन वाज अलाउड टू मूव फ्रॉम हिज पोजिशन। No one was allowed to move from his position or leave without permission। किसी भी व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ने की आज्ञा नहीं थी, स्थान छोड़ने की आज्ञा नहीं थी, स्थान चेंज करने की आज्ञा नहीं थी। When the emperor sit on the तख्त, जब बादशाह अपनी पोजीशन पे बैठ जाता था यानी तख्त पर बैठ जाता था। इसके बारे में अबुल फजल का एक जो डॉक्यूमेंट है वो भी दिया जा रहा है यहाँ पे कि while giving a vivid account of अकबर court, अबुल फजल राइट, whenever the majesty का मतलब होता है महामहिम, whenever his majesty अकबर holds court, दरबार यानी जब अकबर या महामहिम या यहाँ पे अकबर का वर्णन है या महामहिम दरबार में प्रवेश करता है, a large drum is beaten, एक बड़ा ढोल बजाया जाता है। द साउंड्स ऑफ विच आर अकम्पेन्ड बाय डिवाइन प्रेयर, और एक दैवीय प्रार्थना की जाती है।
इन दिस मैनर पीपल ऑफ ऑल क्लासेस रिसीव नोटिस, और सभी लोगों को इसकी सूचना दी जाती है। हिज मैजेस्टीज सन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंडीज ऑफ कोर्ट, मैजेस्टी के पुत्र, पौत्र और जो अन्य रिलेटिव थे, एंड अदर ऑफ रिनाउन स्किलफुल मैकेनिक्स पे देयर रेस्पेक्ट्स, और जो बचे हुए लोग थे वो उसको अपना आदर सम्मान प्रकट करते थे। एंड ऑफिसर्स ऑफ जस्टिस प्रेजेंट देयर रिपोर्ट, और अधिकारी वर्ग थे वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। एंड हिज मैजेस्टी विद हिज यूजुअल इंसाइट्स गिव ऑर्डर्स, यानी अच्छे कार्यों के लिए वो आदेश देता था। सेटल एवरीथिंग इन सेटिस्फैक्टरी मैनर, और सभी जो निर्णय थे उनको एक समाधानिक तरीके से वो सुनाता था और उन निर्णयों पर अमल होता था। ड्यूरिंग द होल टाइम, संपूर्ण समय में स्किलफुल ग्लैडिएटर्स एंड रेसलर फ्रॉम ऑल कंट्रीज, सारे समय दूसरे देशों से आए हुए तलवारबाजी और पहलवान फ्रॉम ऑल कंट्रीज होल्ड देमसेल्फ इन रेडीनेस, एंड अपने आप को तैयार रखते थे। एंड सिंगर्स मेल एंड फीमेल, गायक जिनमें पुरुष और महिलाएं होती थी, आर इन वेटिंग फॉर हिज ट्रम्स, अपनी बारी की प्रतीक्षा करती रहती थी कि वो भी अपने कार्यों को या अपनी कला को प्रदर्शित करें। क्लेवर जगलर्स एंड फनी टम्बलर्स, क्लेवर जगलर्स का मतलब होता है चतुर बाजीगर, फनी टम्बलर्स मजाकिये लोग, मस्खरी लोग, और ऑल्सो एनेक्सियस टू एक्सहैबिट देयर, यानी वो भी अपनी बारी का इंतजार करते रहते थे। अगला जो पार्ट है इसका, फॉर्म्स ऑफ साल्वेशन, यानी अभिवादन के तरीके। द फॉर्म्स ऑफ साल्वेशन वर इंडिकेटर ऑफ ए पर्सन स्टेटस इन हिरार्की, यानी अभिवादन के जो तरीके थे वो उसके पद क्रम की हैसियत के अनुसार तय होते थे। फॉर एग्जाम्पल, डीपर प्रोस्ट्रेशन वाज ए सिंबल ऑफ हायर स्टेटस, अपने आप को ज्यादा झुका लेना, यानी जिस व्यक्ति के सामने जितना अधिक झुकता था उसका उतना ही सम्मान ज्यादा बढ़ता था। उस व्यक्ति की हैसियत को, यानी सामने वाले की हैसियत को उतना ही अधिक ऊंचा माना जाता था जितना कि जो अभिवादन करने वाला व्यक्ति उसके सामने झुकता था। सिजदा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, सिजदा होता है दंडवत नमन, और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन या दंडवत लेट जाना वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन का मतलब होता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन के तरीकों में सिजदा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, दंडवत लेट जाना भी एक तरीका था। चार तस्लीम एंड जमी बोसी का मतलब होता है किसिंग द ग्राउंड, जमीन को चूमना। चार तस्लीम वर अडॉप्टेड एज द फॉर्म्स ऑफ साल्वेशन इन द प्लेस ऑफ दीज रिचुअल ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां के समय जो ये तरीके थे सिजदा और सिजदा की जगह या दंडवत नमन करना, इनकी जगह पे चार तस्लीम और जमी बोसी जो मेथड थे उनका चलन हुआ। It is worth mentioning that the diplomatic envoys also had to follow the norms of etiquette. यह भी सर्वमान्य है कि मुगल दरबार में राजनयिक दूतों को भी also had to follow their norms of etiquette, यानी शिष्टाचार के नियमों का विदेशों से आने वाले राजदूतों या राजनयिकों को भी डिप्लोमेटिक इनवॉइस, राजनयिकों को भी इनका फॉलो करना पड़ता था। मुगल कोर्ट, इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एम्बेसडर, मुगल दरबार एक राजदूतों से भी यह आशा करता था, प्रेजेंटेड टू मुगल एम्परर दैट ही वुड ग्रेट द एम्परर इन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग, यानी राजदूत भी मुगल बादशाह के प्रति सम्मान प्रकट करें, ऐसी आशा मुगल दरबार रखता था। These forms were bowing deeply, और ये तरीके थे अपने आप को झुका लेना, किसिंग द ग्राउंड, जमीन को चूमना, और द फॉलोइंग द पर्शियन कस्टम ऑफ क्लैस्पिंग वन हैंड इन द फ्रंट ऑफ चेस्ट,
ये एक प्रश्न तरीका था कि अपनी एक हाथ की हथेली को चेस्ट की ओर ले जाना। However, Thomas Roy, the English envoy of James I, greeted the Mughal Emperor Jahangir according to European custom। यद्यपि जो टॉमस रॉ था, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का जो राजदूत था, टॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में जब प्रथम बार व्यापार करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए जहांगीर के दरबार में हाजिर होता है, तो उसने यूरोपीय रिवाज के समय, यूरोपियन कस्टम, सिंपली बोइंग बिफोर हिम, यूरोप में जो रिवाज था कि उसने केवल अपने आप को झुकाया था बादशाह का सम्मान प्रकट करने के लिए। मोर ओवर ही शॉक्ड द कोर्ट बाय डिमांडिंग ए चेयर फॉर सिटिंग। और एक और आश्चर्य की बात है कि उसने दरबार को आश्चर्यचकित कर दिया था, बाय डिमांडिंग ए चेयर फॉर सिटिंग, बैठने के लिए एक कुर्सी मांगकर उसने दरबार को शॉक्ड भी कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुगल जो कोर्ट था उसमें बैठने की जो पोजीशन होती थी वो पहले ही निश्चित होती थी कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठेगा। नेक्स्ट इसका मेथड है दैनिक एक्टिविटी का झरोखा दर्शन। द मुगल एम्परर बिगन हिज डे विद द सम पर्सनल रिलीजियस प्रेयर और डिवोशन। मुगल बादशाह के दिन की शुरुआत जो होती थी वो कुछ व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से होती थी, पर्सनल रिलीजियस प्रेयर्स और डिवोशन, उसकी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से होती थी। देन ही वुड अपीयर ऑन ए स्मॉल बालकोनी फेसिंग द ईस्ट, और उसके बाद पूर्व दिशा की ओर बने एक छोटी बालकोनी में, यानी कि झरोखे में वो जाता था। इट वॉज नॉन एज झरोखा, यही से झरोखे के रूप में जाना जाता है। हेयर ही वुड शो हिमसेल्फ टू ए क्राउड पीपल इंक्लूडिंग सोल्डर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, डेफ, यानी कि वो इस झरोखे में जा करके थोड़ी सी छाया के रूप में और लोगों को अपना दीदार करवाता था। इसका मतलब यही है। झरोखा दर्शन की जो शुरुआत थी वो मुगल बादशाह अकबर के समय से शुरू होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जन सामान्य के रूप में शाही सत्ता की जो स्वीकृति थी उसको आगे बनाए रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, प्रशासनिक गतिविधियां। द एम्परर वुड वॉक टू दीवान ए आम। ये सब कार्य संपूर्ण होने के बाद जो बादशाह